नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 2.5 महीने से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच चल रही है। पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, फिर पटना में एफआईआर लॉन्च हुई, बिहार पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद जब डिस्प्यूट हुआ दोनों अ, प्रदेशों की पुलिस के बीच में, सरकारों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रही है, ईडी भी कर रही है। जो धन शोधन का मामला है और ड्रग का मामला आ गया था, तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इसकी पड़ताल कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तो 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीबीआई ने 36 घंटे तक लगातार 4 दिन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है, उसके माता पिता से पूछताछ की है, उसके भाई से की है। लेकिन इस बीच कई तरह की चीजें सामने आई, कई तरह के बयान दागे गए। मीडिया भी दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया और फिर से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को अपने वकील के जरिए सामने आकर के सफाई देनी पड़ी, कुछ स्पष्टीकरण देने पड़े। और परिवार के वकील ने यहां तक कहा कि अगर यही रवैया, यानी ब्लेम गेम का, परिवार को बदनाम करने का, उसके चरित्र हनन का, झूठे आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो ये जो कोण आया है और जो दूसरे इससे जुड़े हुए कोण हैं, उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे प्रकरण को बहुत करीबी से देख रहे हैं। मुंबई में है, जांच भी मुंबई में चल रही है, पूछताछ भी वहीं चल रही है, घटना भी वहीं हुई है। भाऊ, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी है और चेतावनी भी देनी पड़ी है कि अगर उनके परिवार का उनकी बहनों पर लालची होने का आरोप इसी तरीके से लगाया जाता रहा तो वो कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए बाध्य होंगे। इस सब को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इसमें हम लोगों ने तो उस दिन भी एक प्रोग्राम किया था कि आज तक और इंडिया टुडे ने अपनी पूरी जो क्रेडिबिलिटी वो खत्म कर ली। जी तो ये उनकी बदनामी की मुहिम चला रहे हैं, ये तो कोई नई बात है नहीं। तो उनको आगे आगे देखिए, ये तो मिडिल क्लास फैमिली है। सुशांत की जो फैमिली है वो जी तो जी। मिडिल क्लास फैमिली है। वो तो कोई बड़े स्टार नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है। जितने हमारे मराठी के बड़े कवि थे, नारायण सुर्वे, उनकी 40 साल पुरानी लाइन मुझे याद आती है। वो लाइन ऐसी थी, बेअब्रूज फार झाली अब्रुजारांच्या जगात। जो इज्जतदार होते हैं उनकी दुनिया में ही बेइज्जत ज्यादा हो गई है। जी तो आजकल इज्जतदार उसको बोलते हैं उसकी कोई इज्जत है ही नहीं, उसको इज्जतदार माना जाता है। तो मिडिल क्लास में वो नहीं होता। इज्जत यानी कि हम कुछ मानते कि दुनिया क्या कहेगी, हमारे नाम से ये बातें जुड़ गई तो दुनिया क्या कहेगी, इसकी अब जब हमको शर्म लगती है, जी उसका दबाव होता है, उसको इज्जत बोलते। आजकल जी जी उसको जी इज्जत नहीं बोलते। जी आजकल जो इज्जतदार जमाना के जो या लोग हैं, उनमें जितनी बेइज्जती ज्यादा उतने वो इज्जतदार हो जाते हैं। तो सुशांत सिंह का फैमिली जो है, परिवार है, वो तो पुराने जमाने के इज्जतदार है, आज के जी। 21वीं सदी के इज्जतदार है नहीं। तो हम्म। उनको बाहर आना पड़ा। बाकी अब देखिए, ओरिया चक्रवर्ती है या और कोई जो है उनके गैंग में है, या उनकी लाइन लेकर चल रहे हुए जर्नलिस्ट है, वो तो सब आधुनिक इज्जतदार है, आजकल के जी इज्जतदार है, जिनको किसी भी बात की शर्म ही नहीं है। तो इसलिए उनको आना पड़ा कि भाई ये बेइज्जत हो रही है। अभी एक बात आप देखिए जी कि जो बातें आ रही थी, तो अपनी पर्सनल इज्जत के मामले में रिया कभी चैनल के सामने आई नहीं, कोई इंटरव्यू दिया नहीं। हम्म। वो अपने क्रिमिनलिटी के बाद जिसमें वो कानूनन फंस सकती है, उसके बारे में खुलासा देने के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया। लेकिन जिसको जी असल में इज्जत बोलते हैं,
उसके लिए उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये परिवार आया क्योंकि वो परिवार सामने आया, उनका वकील सामने आया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग हैं। हजारों साल से हम जिसको इज्जत बोलते, तो वो इज्जत संभालने के लिए उनको आना पड़ा है, वरना वो आते नहीं। भाव, रिया से करीब करीब सीबीआई 36 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, लगातार 4 दिन बुला करके। सिद्धार्थ पिठानी से, शौविक से, रिया के पिता से, माँ से, नौकरों से, ड्रग सप्लायर से अलग से पूछताछ हो रही है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ सेलेक्टिव मीडिया ये चला रहा है कि सीबीआई को जो हत्या के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, यानी जांच को एक तरीके से भटकाने की कोशिश हो रही है, या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को हतोत्साहित करने की कोशिशें हैं, या जो चैनल इस मामले को संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं व्यवस्था पर, फोर्स पर, सरकारों पर, ये उनको उन पर तंज कसने कसने की कोशिश हो रही है। किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? नहीं, इसमें एक बात आपको समझना चाहिए कि रिया का सुशांत का मामला है ही नहीं। वो तो एक, जी जो आप आम केस बोल सकते हैं, आत्महत्या की हो या हत्या की हो, वो कुछ ऐसे बोल सकते हैं डाउटफुल डेथ है। मैं जी उसको डाउटफुल डेथ मानता हूं। हो सकता है वो आत्महत्या भी होगी, लेकिन ये केस इतना बड़ा होने का कारण ही अलग है। जी जी और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये मैं पटना एफआईआर के बाद बोल रहा हूं जी कि मुझे आश्चर्य लगा कि ये, अगर समझो इतने, अभी उनके जीजाजी तो आईपीएस है सुशांत के, फिर ये बिल्कुल। विकास सिंह भी बड़े वकील है, ये अगर मुंबई में आ जाते तो किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी मुंबई पुलिस का कान पकड़कर ठीक ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता था। सही फिर कह रहे हैं। पटना फिर पटना में कानूनन हो सकता था, कोई बात बड़ी नहीं थी कि भाई ठीक है ये नहीं कर रहे तो हाईकोर्ट में मुंबई जाकर ये सीबीआई को सौंपो। ये मुंबई में भी बोल सकते थे हाईकोर्ट में, लेकिन ये नहीं हुआ। तो पटना में ही एफआईआर दर्ज हुआ। इसका कारण डिस्प्यूट पैदा ही करना था। जी इसका जी एक सीधा मतलब मैंने पहले से ये निकाला है कि ये केस सीबीआई को जानी चाहिए। इसके लिए कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनी है, और जिसमें सुशांत सिंह की मौत ये एक ट्रिगर है, एक क्लिक है कि हमने इधर क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो जाती है। असल में इसका, इस इन्वेस्टिगेशन का हेतु जो है, मुद्दा जो है, वो बॉलीवुड की सफाई हो सकती है। जी 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 रिया, अब देखिए कि उसमें जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो सबको तो डिफेंस में आना पड़ेगा। वो रिया के लिए नहीं लड़ रहे, वो सही कह रहे अपनी हैं। अपनी चमड़ी बचाने के लिए लड़ रहे। रिया तो उनका फसाड़ है, मुखौटा है, लेकिन रिया अगर फंस गई तो हम भी उसमें फंसेंगे। तो हमको रिया को बचाना जरूरी है। अगर रिया नहीं बचती तो ये सब फंसने वाले। और आपने देखा कि असल में उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, वो मामला अलग थलग पड़ गया है और ड्रग जी का मामला निकला है। अब देखिए, एक फिल्म निकलती है कोई, और 300 करोड़ का धंधा किया, 500 करोड़ का धंधा किया। ये कौन बोलता है? कहां से आते हैं, कहां से जी आते हैं जी इतने पैसे? ये मल्टीप्लेक्स का जो ढकोसला बना के रखा है कि जहां कैश से टिकट खरीदी गई ऐसे दिखाया जाता है, और वो कैश वाहिड हो जाती है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो इसके लिए ये कुछ चुनिंदा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो है, इनकी ही फिल्में 400 करोड़ 300 करोड़ का क्लब हो गए बोलते हैं। ये फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया,
तो ये 400 करोड़ का क्लब में चले गए, ये 300 करोड़। अरे ये फिल्में चलती है तो बाकी की फिल्में क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं सही चलती? कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, बाहुबली नाम की फिल्म थी, साउथ वालों ने बनाई थी, फिर और भाषाओं में डब हो गई, तो वो फिल्म तो 1,000 करोड़ तक चली गई। 3-4 साल के बाद उनकी बाहुबली 2 आ गई, उसने भी बड़ा बिजनेस किया जी हाँ। और पूरी दुनिया भर चली। ये जो 300-400 वाले क्लब बोलते हैं, वो सिर्फ मुंबई दिल्ली या 3-4 जगह है वो चलेगी और 400 करोड़ बन गए, ये क्या मामला है? हम्म। तो उसको अगर निकालना है तो ये सब मामला निकालना पड़ेगा। तो उसका ट्रिगर सुशांत केस सीबीआई के पास जाने में था, और इसलिए निकल क्या रहा है, देखो, पहली अरेस्ट तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है, बिल्कुल। ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, लेकिन किनकी करती है देखो। रिया तो छोटा, बोलते बिल्कुल छोटा प्यादा मोहरा है, बड़े बड़े उसमें बड़े मछलियां फंसने वाली है, तो उनको तो आना पड़ेगा। अभी राजदीप सरदेसाई को चार्टर प्लेन से मुंबई इस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, किसने खर्चा किया उसका? जी किसी जी। पीआर एजेंसी ने किया। ये क्या मामला है? अभी एक एक बड़े वकील रिया के सामने, रिया क्या जितना उसकी कमाई नहीं है, उससे ज्यादा जो वकील एक दिन का पैसा लेते हैं कोर्ट में खड़ा होने के लिए, वो बिना पैसे उनके लिए लड़ रहे। अब यही वकील जो है, यही वकील, उन्होंने तो संजय दत्त की टाड़ा की केस जो थी, वो लड़ाई थी ना, हाँ, और वो कौन सलमान लड़े खान थे? के लिए। वही वही वकील है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिना पैसे के काम कर रहे हैं, क्या बात है? तो इसके पीछे बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। अभी तो उस दिन एनसीपी का श्रुति मोदी का वकील, तो उसने तो एनसीपी का कनेक्शन भी बता दिया, होम मिनिस्टर एनसीपी के हैं। तो ये बड़ा फैला हुआ मामला है। और जैसे क्रिकेट की सफाई हो गई, बात अजीब एक भी है उसमें। क्रिकेट का बीसीसीआई का जो मामला था, बीसीसीआई का जो कंट्रोल था, जी। ये तो बड़े बड़े क्रिकेटरों को भी कठपुतली जैसे नचाते थे। अब तो वो सौरव गांगुली असली क्रिकेटर बीसीसीआई का हेड बन गया। ये सही जैसी कह रहे सफाई हुई, वैसी सफाई यहां करनी है, क्योंकि क्रिकेट और बॉलीवुड जनमानस पर हुकूमत चलाता है, और ये सारे के सारे पाकिस्तान, आईएसआई, ड्रग माफिया, इनकी कठपुतलियां थी। तो बीसीसीआई को वहां से निकाल दिया। अब बॉलीवुड को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसको कहीं तो ट्रिगर होना चाहिए। भाई ये क्लिक किया और काम शुरू हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया। तो वो ट्रिगर जो था, वो पटना एफआईआर, देखिए पटना में भी अभी उसके फैमिली को अगर लगता था हमें ये करना है, तो वो मुंबई में जाके कर सकते थे, 15-20 दिन में कर सकते थे, लेकिन नहीं, जी। उन्होंने किया वो पटना में किया। तो पटना में ही एफआईआर दर्ज करने के पीछे कौन है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको एक मैं क्लू देता हूं, आपके दर्शकों को भी मैं क्लू देता हूं। देखिए, जी जी। जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सीबीआई को दे या ना दे, उस हम्म। वक्त हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, जी वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जी। हाँ जी हाँ। आइसोलेशन में चले गए थे, घर में ही थे। सीबीआई का सीबीआई के पास ये जांच सौंपने का तय हुआ, उसके एक दिन पहले शायद वो कोरोना निगेटिव हो गए, जी जी। और सीबीआई के पास सौंपा गया। और मुंबई में कोरोना की टीम आने वाली थी, अब सीबीआई की टीम आने वाली थी। जी उस दिन वीकनेस के कारण हमारे देश के गृह मंत्री क्वारंटाइन में चले गए। जी हाँ। जी हाँ। इसका कोई संबंध है नहीं।
वो क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में जब चले गए, अस्पताल में चले गए, इसका मतलब उनको किसी को मिलना नहीं था। तो क्यों मिलना नहीं था? समझ बिल्कुल रहे सही। हैं? तो मुझे क्या है मालूम नहीं, मुझे मुझे हमेशा ये सवाल मंडराते मेरे सामने कि ये जी जी। अजीब अजीब इत्तेफाक क्यों होता है हमेशा। ऐसी बातें जब निकल आती है तो ये कैसी इत्तेफाक होता है कि भाई अजीब अजीब घटनाएं एक रिलेटेड होती है लेकिन अलग अलग लगती है। अब वो कल भाव। क्वारंटाइन से बाहर निकले तो इसका जी मतलब होम मिनिस्ट्री की जितनी एजेंसियां है वो बॉलीवुड पर बहुत समय से सर्च कर रही होगी, कुछ प्लान बना रही होगी। बस तैयारी तो हो गई थी, स्क्रिप्ट लिखा गया था, उसको स्टार्ट करना था कहीं से शूटिंग। जी जी। जी तो ये पटना एफआईआर उसका मुहूर्त था उस फिल्म का। मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है कि जिस ढंग से चल रहा है वो आप देखें तो इतना सिस्टमेटिकली चल रहा है, बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। और एक बात आपको और बता दूं जी। कि जी मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज इनकी कभी बहुत सालों से नहीं जमी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस को एक्सपोज करने वाली रिकॉर्डिंग्स मीडिया पर आ गई है, मीडिया पर आ गई है। जी। और जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे तब राकेश मारिया को हटाने के बाद या उसके पहले पडसलगीकर नाम के कमिश्नर मुंबई में लाए गए जो जी जी। महाराष्ट्र केडर के ही थे, लेकिन 14 साल से वो महाराष्ट्र में थे नहीं, ओके। वो आईबी में थे। वो फिर महाराष्ट्र में आए तो डायरेक्ट कमिश्नर करके आए और अभी मेरे ख्याल है कुछ महीने पहले वो रिटायर हो गए, जी जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन के रिटायर हो गए। तो मुंबई पुलिस का ये जो कनेक्शन है माफिया ड्रग वगैरह 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 वो बहुत पुराना है। वो उन्होंने आके कुछ कुछ पल्ले तक साफ किया है, मैं मानता हूं, लेकिन अब तो पूरी सफाई होने वाली है। भाव, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा दिया है। कंगना रनावत लगातार आक्रमण कर रही है और उसने ये कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के 99% लोग ड्रग यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ड्रग माफिया से रिलेशन है। और अगर ये बात सही है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की हैं, 2006 से लगातार फिल्में कर रही हैं, उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, फिल्म फेयर भी मिल चुका है, उनकी कई फिल्में बहुत कामयाब रही हैं। वो खुद शोषण की पीड़ित रही हैं, कई तरह के शोषण उनको वहां झेलने पड़े हैं और कई मूवी माफिया उनके निशाने पर हैं। आज सुबह का उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, संजय राउत ने कहीं उन पर अटैक किया है कि आपको अगर मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आप मुंबई ना आए। ये जो जब भी कोई ड्रग की बात करता है, नेक्सस की बात करता है, मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करता है, तो ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन अचानक एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं ऐसे लोगों के प्रति? बिल्कुल, आपने माफिया शब्द का इस्तेमाल किया। जी मैंने माफिया के बारे में, मैंने माफिया शुरू कहां से हुआ, सिसिली में, वहां से इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। जी। जी तो इनमें जो आपस में ब्रदरहुड होता है, और ब्रदरहुड ऐसा होता है उसको उमरटा बोलते हैं कि अगर आपका और आप भी माफिया है मैं भी माफिया हूं तो हमारा अगर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हम आपस में सेटल करेंगे या मारेंगे मरेंगे, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। जी। जी अगर कोई भी हम में से, माफिया में से एक आदमी भी पुलिस या गवर्नमेंट से कोऑपरेट करेगा तो हम सब मिलकर उसको खत्म करेंगे। जी। जी कंगना के खिलाफ सब क्यों हुए आपको पता होगा, समझ सकते हैं अभी जी। कि तू हम में से एक है, तू गद्दार कैसे हो गई, ये ओमेरटा हम्म। है।
कोई भी बात नहीं कर रहा है जो है फिल्म इंडस्ट्री में, वो नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। और अगर बोलेगा तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, वही तो माफिया है, इसी को ही माफिया बोलते हैं। जी जी। माफिया का मतलब गोली चलाना, गुनाह करना या कोई ड्रग बेचना खरीदना, इतना ही नहीं है। माफिया का मतलब उमरटा होता है। आप अंदर आ गए, बाद में आपका बाहर से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। आपकी लॉयल्टी हमारे साथ होनी चाहिए, या आप गलत हो या हम गलत हो, लेकिन लॉयल्टी अंदर होनी चाहिए। तो कंगना जो बोल रही है उसको मालूम है, उसने बोला कि मुझे धोखा है, तो वो जानती है धोखा है। अब देखिए, जो कुछ चैट बताए जा रहे हैं, कोई एविडेंस दिखाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, जी वो आप देखेंगे तो एविडेंस बना के रखे गए। एक मुझे पुराने उस माफिया का जो मामला था, वो अनेस्थेसिया नाम का जो बॉस था, जी वो मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। तो उसे एक मर्डर में तो उसे पकड़ना ही था, उसको मालूम था मेरे को ही पकड़ेंगे। तो जी जब उसको पकड़ा गया तो उसने बोला कि भाई मैं वहां था ही नहीं, मैं वकील के ऑफिस में बैठा था, 4 घंटे में वकील के ऑफिस में था। तो क्रॉस चेक करते हैं, तो वहां की जो उसकी रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती बिल्कुल वो 4 घंटे यहाँ था, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ था। तो पुलिस बोलती कमाल है बेटे, रिसेप्शन तुझे इतना टाइम मालूम है उसका? हाँ करूँ क्या? 50 बार उसने आके पूछा कि अभी साहब नहीं आया, कितने बजे? अभी साहब नहीं आए, कितने बजे? 50 बार अगर आदमी पूछता है कितने बजे है तो मुझे याद रहेगा ही। तो जी एविडेंस कैसा बनाया जाता है कि बिल्कुल। मैं तो मर्डर हुई उस जगह पर था नहीं, इसके लिए वो एविडेंस बना देता है। तो रिया के बचाव में जो जो एविडेंस सामने लाके रखे जा रहे हैं फ्रेंडली मीडिया की तरफ से, वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो जानबूझकर बना के रखे गए, ये भटकाने के लिए बना के रखे गए। जी तो ये बिल्कुल समझ में आता है। अभी देखिए कि वो कोई चाबी वाला है जिसने द्वार तोड़ा था, दरवाजा तोड़ा था, तो उसको बुलाना, उसको भेजना, उसके साथ क्या बात करना, ये परफेक्टली तैयार था क्या करना है। सही। तो ये एविडेंस बनाने की जो कोशिश है, अब उसमें से उसके कुछ पन्ने निकाल निकाल कर सच ढूंढना पड़ेगा। इसको ही माफिया बोलते हैं, इट्स अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ माफिया। भाऊ आपको क्या लगता है, जितनी घटनाएं चल रही हैं, जो जो सिचुएशन आ रही हैं, जो जो एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली इस सरकार की कौन सी बड़ी गलतियां रही हैं, रणनीतिक चूक रही है? और अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को इन गलतियों का कितना बड़ा पॉलिटिकल खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन गलत देखो एक क्या होता है कि आप जब मस्ती में होते तो आपसे गलतियां हो जाती हैं, जी और बाकी के लोग जो होते हैं वो आपको उसमें फंसा देते हैं। अरे यार गवर्नमेंट तो अपनी है, वो आपके हिंदी में बोलते हैं ना कि सैया भये कुतवाल अब डर काहे का। जी 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 तो अब देखिए कि आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट किया कि है मेरे दोस्त, उसमें क्या गुनाह है? समझ रहे जी आप जी कि ये जी बोलने जी की जरूरत ही नहीं थी, ये बोलने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, सामना में उनके कार्यकारी संपादक प्रवक्ता जो है राउत, उन्होंने आर्टिकल लिखा और दिशा के पार्टी में कौन कौन लोग हाजिर थे दिशा सलियन के, उसके नाम बताए और बोले
कि भैया ये आदित्य के दोस्त है, उसका मतलब आदित्य तो गुनहगार नहीं बनता, सिर्फ दोस्त है जी इसलिए। जी अब ये नाम बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप मस्ती बिल्कुल। में हैं, आप मस्ती में हैं। हम्म। जी जी जी। तो आपके लिए ट्रैप लगाया जाता है, तो आपको संभलना चाहिए। तो संभलने के बजाय आप 10 कदम राजी खुशी से अंदर चले आते हैं। तो शिवसेना इसमें ऐसी फंसी है। जी फंसी कैसे? ऐसी फंसी है। अब वो फंसना तो बिल्कुल तय था शिवसेना का, इस गवर्नमेंट में आके फंसना तो बिल्कुल तय था। मुझे उद्धव ठाकरे की अ, दया आती है, बिल्कुल दया आती है, जी कि अगर शरद पवार आपको बोल दे कि आप ही चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो आपको समझना चाहिए बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब उदयन राजे भोसले ने सतारा की सीट पर रिजाइन किया और भाजपा में आ गए, तब जाके फिर उधर उपचुनाव होने वाला था, तो वो तो सीट असल में एनसीपी की थी। जी फिर भी वहां पृथ्वीराज चौहान को खड़ा करेंगे, ऐसा शरद पवार जी ने बोला, सिर्फ बोला। तो वो तो कांग्रेस के थे, यानी ये सीटी कांग्रेस को हम दे देते हैं, ऐसा शरद पवार जी ने कहा। जी। 2 घंटे के भीतर पृथ्वीराज चौहान ने खुलासा किया कि मैं बिल्कुल खड़ा नहीं रहूंगा। हम्म। अगर पवार आपको खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ट्रैप ने डाल रहे हैं। ये बिल्कुल पृथ्वीराज सही। चौहान जाने थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल कहा मुझे नहीं खड़ा होना है। लेकिन उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए, किसकी रिक्वेस्ट पर बन गए, किसकी मदद से बन गए? पवार बिल्कुल सही किसी कह को रहे इतनी आसानी से कुछ देते हैं? आपने, हम दूर बैठे लेकिन आपने तो देखा है, शरद सही पवार कह रहे ऐसे है कि जो इतनी आसानी से किसी को कुछ देते नहीं है। देते जितना है उससे 10 गुना लेते हैं। उसकी कीमत, जब जैसे बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड, कहीं भी घसीटो, कैश देने की जरूरत नहीं, महीने के बाद उसका बिल आता है ना। जी जी। तो दिस इज पे बैक टाइम फॉर शिवसेना। और भाऊ, वो आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी बनाम आज तक टीआरपी का खेल शुरू हो गया है, नंबर वन का खेल शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं होगा। देखिए क्या होता है, अब तो हमारे मराठी में निखिल वागड़े, ये नाम बड़ा मानते हो आप लोग, जी महाराष्ट्र के बाहर के। इसकी अकल कितनी है मुझे मालूम है, इसकी अकल कितनी है मुझे मालूम है। जी लेकिन जी। ये होशियार तो बिल्कुल है। इसने हम्म। जानबूझकर 90 के दशक में शिवसेना की खुरापत करके अपने को शिवसेना मारे ऐसा खेल खेला, जी क्योंकि उसको मालूम था कि अगर शिवसेना उसको पीटेगी तो देश भर के सब सेक्युलर प्रोग्रेसिव एडिटर्स उसके डिफेंस में आ जाएंगे और ये ऑल इंडिया बन जाएगा। तो आज जो जी निखिल जी। वागड़े है, वो उसकी क्षमता से नहीं है, वो शिवसेना के मूर्खता के कारण है। तो सही है। अर्णब गोस्वामी, अर्णब जो है, उसको अंग्रेजी और हिंदी का निखिल वागड़े बनाने की गलती शिवसेना ने की है, और फिर अब बाकी की पार्टियां और कर रही है। जी जी। क्योंकि आज जनमानस अगर उसके साथ है, तो आप उस पर सवार हो गए, तो आपको खींचना मुश्किल हो जाता है। तो उस तक चुप बैठो। अभी वो भी अपनी टीआरपी लेकर ही चल रहा है, उसको मालूम है बिल्कुल। वो चिल्लाएगा नहीं। अब आप, मैं तो बोलता हूं ना, वो पड़ोसन नाम की फिल्म थी, तो उसमें एक जी गाना जी। था, एक चतुर नार। हाँ तो मैं हाँ। बोलता हूँ मैं, अर्नब का जो डिबेट है वो मैं लगाता हूँ टीवी पर, लेकिन म्यूट रखता हूँ, जी। और स्मार्टफोन पर गाना लगा देता हूँ, एक चतुर नार। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाता है।
क्या सुनते हो, क्या गड़बड़ चालू है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन लेकिन अर्नब का जो जर्नलिज्म है वो हमको समझ लेना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये एक टेक्निक है, वो समझना भी जरूरी है। देखो, एक बात होती है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की मैच हो रही है, उसमें अगर पाकिस्तान की हालत बुरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, किसी बिल्कुल। ने भी हो, लेकिन पाकिस्तान को मारा है ना तो हम खुश हो जाते हम्म। होते हैं ना। तो इसी ढंग से अर्णब गोस्वामी जिन लोगों को लाकर ह्यूमिलिएट करता है, अपमानित करता है, वो जी देखने के लिए भूखी एक जनता है, एक दर्शक की संख्या है। वो उनको, उनके लिए प्रोग्राम करता है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये महाराष्ट्र में अबू आजमी, उस पर लोगों का गुस्सा था, लेकिन ये जब एमएनएस के उस समय के राम कदम नाम के एमएलए थे, उन्होंने जी विधानसभा में उस पर थप्पड़ मारी, एक दिन वो हीरो हो गए। क्योंकि अबू बिल्कुल। आजमी को देखकर लोगों को जो गुस्सा आता था, तब लगता था इसके थप्पड़ मारनी चाहिए, तो राम हम्म। कदम ने मार दी। तो अर्नब गोस्वामी क्या करता है, वो पाकिस्तानियों को बुलाएगा, ये कांग्रेस वाले को जो है लुटियंस वालों को बुलाएगा और ह्यूमिलिएट करेगा। जी जी, तो ट्रोल करते हैं। देखने के लिए कुछ लोग एंशियस बैठे हैं, वो उनके लिए जर्नलिज्म करता है, ये हमें समझना चाहिए। वो जी जी आर्ग्यूमेंट इंटेलेक्चुअल एकेडमिक इस ढंग से नहीं करता, खलबली मचाता है, और खलबली में वो इनका इंसल्ट करता है, और हमको तो वो इंसल्ट देखना है, लोगों को देखना है, तो उसका चैनल चल पड़ेगा। लेकिन जब कभी अपने चैनल पर मैं या कोई दूसरे लोग अर्णब गोस्वामी के तौर तरीकों पर थोड़ा भी टीका टिप्पणी करते हैं तो हमारे दर्शक ही हमसे नाराज हो जाते हैं। वो बिल्कुल कमेंट हो गए बॉक्स ना, में। जी हो जी गए, जी। क्योंकि मैंने बोला ना कि उनको, वो जो कर रहा है वो एकेडमिक्स के लिए नहीं कर रहा है, तालियां बजाने वाला जो ऑडियंस होता है उसके लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तालियां बजाने वाला जो ऑडियंस है, जिसको एकेडमिक के लिए नहीं चाहिए, और उसको गलत नहीं मानता ना, उसका धंधा है वो, आज जी तक का जी भी जी। वही धंधा है। उसने आज तक से चिल्लाना ले लिया, और बिल्कुल। इनकी जो जरूरत थी वो ले ली, दोनों मिलाकर उसका बिजनेस चल गया। मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मानता। हाँ, जी वो जी मेरे लिए नहीं है, ये मैं मानता हूं, मैं उसको गलत नहीं मानता। देखिए, एक बात है कि आप अगर पूना में गए, या कोई, दिल्ली दरबार की बिरयानी बड़ी अच्छी होती है, तो अगर दिल्ली दरबार में जाके आप तो लड्डू नहीं मंगवा सकते, जी। या कोई लड्डू और अ, गोलगप्पे वाला है, उस वहां जाके बिरयानी नहीं खा सकते ना। तो सही उनका भी कहा। अपना ग्राहक होता है, तो वो जो ग्राहक है उसको अर्नब कैटर कर रहा है, वो हम गलत क्यों बोले। बिल्कुल। जितने लोगों को आज तक या बाकी के लोग कैटर नहीं कर रहे, तो वो कर रहा है, मैं उसको गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन उसका भी एनालिसिस हमको करना चाहिए। जी तो हम बिल्कुल उसको बिल्कुल। गलत है ऐसा नहीं मानता, उसका भी एक ऑडियंस है, वो उसको कैटर उसको करना पड़ेगा। अभी दूसरी दूसरी तरफ से देखिए कि जी जिस ढंग से अर्नब कर रहा है, तो आज तक भी उसका एक ऑडियंस है। अब उसका बहुत सारा ऑडियंस कम हो जाएगा, लेकिन सही कह रहे हैं। 5% 10% तो बचेगा, क्योंकि उनको तो मोदी को गाली सुननी है, बीजेपी गलत सुनना है, हो ना हो, लेकिन वो तो सुनना है। बिल्कुल। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो इस ढंग, देखो, आम जनता है ऐसी होती है, जी जी एकेडमिक्स या इंटेलेक्चुअल बहुत थोड़े लोग होते हैं, तो उनको भी कैटर करना पड़ेगा। तो वो अर्नब कर रहा है, मैं गलत नहीं मानता, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। बहुत विस्तार से आपने न केवल सुशांत सिंह प्रकरण बल्कि जो इससे जुड़े हुए अब दूसरे मसले मेन बन गए हैं जिन पर अब मीडिया भी फोकस कर रहा है, शायद केंद्र सरकार भी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, और जिस तरफ आपने ध्यान आकृष्ट कराया है कि शायद अब क्रिकेट की तरह
मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी स्वच्छता अभियान हो जाएगा, ऐसी आशा आपने जाहिर की है। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।